हेलो एवरीबॉडी, मेरी आवाज आ रही है सबको? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am, loud and clear. Okay, thank you. So welcome everybody again in the Sunday sessions. कुछ नए लोग होंगे फिर से यहाँ पर और कुछ पुराने थेरेपिस्ट होंगे एज यूजुअल. सो आज संडे को हम लोग 1 घंटा डिस्कस करते हैं अबाउट एक्यूप्रेशर टिप्स जो हमें डे टू डे अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद दे सकता है. ओवरऑल हेल्थ ही नहीं, एक्यूप्रेशर पूरा लाइफ हैंडल करता है और इस प्रेशर हैंडलिंग को हम लोग कैसे सिंपली हैंडल कर सकते हैं, इन चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं. सो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस भी आते रहते हैं. सो धीरे धीरे कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं. संडे रहता है, लोग सोते रहते हैं, देर से उठते हैं एज यूजुअल. सो लेट अस मेक अ शेड्यूल और उसमें आप लेटर ऑन रिकॉर्डेड सेशंस भी सुन सकते हैं फॉर योर रिविजन्स एंड जो नहीं अटेंड करते हैं लाइव. सो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड, हम लोग बात किए थे 10 ओरिजिन की मुद्रास पे और कैसे हम फिंगर टिप्स को दबा के ब्रीदिंग के थ्रू अपने बॉडी में चेंजेस ला सकते हैं और अपने डिजीज को ट्रीट भी कर सकते हैं. ओके, एक रिक्वेस्ट है, कोई भी व्यक्ति स्क्रीन प्रेजेंटिंग का बटन ना दबाए. बार बार स्क्रीन प्रेजेंटिंग होगा तो आपको रिकॉर्डिंग में भी और लाइव में भी वीडियोस क्लियर नहीं आएंगे, बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शन होगा. अपना ऑडियो वीडियो ऑफ कर लें एंड और कोई भी बटन ना दबाएं, जस्ट ज्वाइन करके आप यू कैन लिसन फॉर हाफ एन आवर एंड देन वील हैव अ इंटरेक्शन क्वेश्चन आंसर सेशन जिसमें आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं इस सेशन से रिलेटेड. सो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी 10 ओरिजिन मुद्रास पे. बेसिकली 10 फिंगर्स हमारे पास हैं और इन फिंगर्स के टिप्स को साइड से प्रेस करके या कपड़े सुखाने वाली क्लिप आप लगा करके और 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं. और इस प्रोसेस के थ्रू आप कौन कौन से अपने डिजीजेस को और अपने हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. और कुछ लोगों ने फीडबैक्स दिए, उनको काफ़ी पॉजिटिव रहा इससे. सो थैंक यू. ये एक छोटा सा टिप हम लोगों ने बात किया था लास्ट टाइम. फिर हम लोगों ने अपनी बेसिक एनर्जी, जिसे हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आत्मा या चेतना कहते हैं, उसको कैसे हम लोग डील करते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग में, जहां हम लोग मन, मस्तिष्क यानी फीलिंग्स एंड थॉट्स पर बात किया था. एंड एयर, फूड एंड वाटर, जो 3 हम लोग के फिजिकल इंटेक्स हैं, इस पर हम लोगों ने बात किया था कि ये 5 चीजें फिजिकल मेटाफिजिकल लेवल पर कैसे हमारे सोल लेवल को नरिश करती हैं और कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं. फिर हम लोगों ने बात करी थी, अगेन 10 ओरिजिन कॉन्सेप्ट में आते हैं कि वी जनरली टॉक अबाउट स्पेंडिंग मनी, स्पेंडिंग टाइम एंड नाउ वी टॉक अबाउट स्पेंडिंग लाइफ. तो लाइफ के जो 10 एस्पेक्ट्स हैं, 10 एलिमेंट्स और 10 एनर्जीज हैं, इनको आप स्पेंड करते हैं और इनको आप शेयर कर सकते हैं डिफरेंट लेवल्स पे. इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी ऑलरेडी, छोटी सी डिस्कशन किया था. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट वर्टिकल मेरिडियंस, अपने ओरिजिन के बारे में कि हमारा ह्यूमन बॉडी कैसे ओरिजिनेट हुआ था. टीसीएम में एनिमल स्ट्रक्चर के आधार पर है यिन यांग थ्योरी, कि हम जब 4 पहिए पर यानी 2 हाथ 2 पैर पर चलते थे, तो और जब सीधे हुए मनुष्य के रूप में, तो हमारा जो फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी है वो शैडो में पड़ता है और पीछे के पार्ट में हमारे धूप आती है. तो उस हिसाब से ये यिन और यांग सरफेस टीसीएम में क्लासिफाई किए गए, जो एनिमल पोस्चर के आधार पर टीसीएम आधारित है. इसी प्रकार सुजोक सिस्टम एक्यूप्रेशर का जो है, उसमें भी कुछ टीसीएम का पार्ट यूज किया गया है और कुछ एनिमल पोस्चर, यानी एनिमल पोस्चर एंड ह्यूमन पोस्चर. जब ऑनररी मेडिसिन आगे सुजोक डेवलप हुआ तो उसमें काफ़ी चीज़ें वर्टिकली और उसमें जो डायमंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी हद तक ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर पे बात की है. तो वो एक मिक्सचर है एनिमल और ह्यूमन ओरिजिन का. और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की जहाँ तक बात करते हैं, वहाँ स्टार्टिंग ही हुई है 10 एलिमेंट्स से, 10 फिंगर्स से, देन 10 वर्टिकल मेरिडियंस से, 10 हॉरिजॉन्टल से, जो कि प्रॉपरली डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर पे ही बात करी है, जो वर्टिकल ओरिजिन पर सबसे ज़्यादा प्रधानता रखता है. और हमारी सबसे लंबी एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है. हम लोग बेड़े और चौड़े कम हैं बट लंबे ज़्यादा हैं. और इस एनर्जी स्ट्रक्चर को देखते हुए ही ये प्राइम मेरिडियंस प्लॉट की गई आयुर्वेदिक सिस्टम में.
तो ये एक्यूप्रेशर की डिफरेंट ब्रांचेस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था ओवरऑल। आज हम लोग फर्दर और बात करेंगे कुछ टिप्स पर। पहली बात करते हैं हम लोग बेसिकली ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं जनरली लोगों को, और रिलेटेड होता है हैवीनेस इन द चेस्ट एंड एब्डोमेन, भारीपन हो जाता है चेस्ट में और पेट में। जनरली कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इंडाइजेशन, पेट में हैवीनेस लगती रहती है। इन चीज़ों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे हाथों में, बहुत से थेरेपिस्ट भी जानते हैं, और ये है एक LI1। सो अगेन कुछ लोग स्क्रीन प्रेजेंट ना करें तो आपको लोकेशंस क्लियर दिखेंगे। सो ये LI1 एक पॉइंट है दोनों हाथ में, इंडेक्स फिंगर के आउटर साइड में। और इस प्रकार से अगर हम इस पॉइंट को ऐसे फिर से क्लिप की तरह पकड़ लेते हैं, एक कपड़े सुखाने वाली क्लिप आप ऐसे करके लगा दें नेल्स के साइड्स में, या आप हाथ से भी इस प्रकार से कस के दबा सकते हैं। तो जिनको ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये LI1, हालांकि ये LI मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, बट ये आपके ब्रीदिंग पर सीधा इफेक्ट डालता है। क्यों और कैसे, ये हमारे थेरेपिस्ट जानते होंगे कि LI मेरिडियन आपके हाथ से होकर के आपके नाक के एजेस तक जाती है, और यहाँ आता है LI20। और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रीदिंग से लेकर कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो ये जो मोशन का क्लियरेंस है, जो बॉडी में हैवीनेस हो जाती है, सॉलिड मास जो इकट्ठा होता है और हमारे एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं होते, फिर हम वही चीज बात करेंगे कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस हमारी एक्सेस एनर्जी से होती हैं। सो ये एक्सेस एनर्जी को रिलीज करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हम लोग का जो कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेशन है, वो प्रॉपर रहना चाहिए। और उसी के लिए सबसे प्राइम पॉइंट जो मोस्ट कॉमनली यूज कर सकते हैं हम, वो है इजिली LI20। नाक के दोनों साइड्स में आप इस प्रकार से प्रेशर देते हैं, तो ये मोशंस क्लियर करके आपके ब्रीदिंग को बेटर करता है। और जैसा कि जो एक्यूप्रेशर जानते हैं, वो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का रिलेशन जानते हैं, तो ये दोनों आपस में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। तो अगर किसी को ब्रीदिंग डिसऑर्डर होता है तो कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, और अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो ब्रीदिंग इनडायरेक्टली अफेक्टेड होने लगती है। सो ये मोशन और ब्रीदिंग का बहुत क्लोज रिलेशन है, जिसे आप LI1 से और LI20 से काफी इजिली कवर कर सकते हैं। सो अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो ये एक LI1 पॉइंट है, दोनों हाथ में हम इसको 10-10 बार इस प्रकार से प्रेशर देंगे तो ब्रीदिंग थोड़ा डीप होने लगेगी, और साथ ही साथ ये डीप ब्रीदिंग की वजह से आपके जो बॉवल मूवमेंट है वो बेटर होने लगेगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी ब्रीदिंग को लेकर के, वो है एक LU11। TCM स्ट्रक्चर सिस्टम में आपको चाइनीज मेडिसिन में ये बाहर की ओर बताया जाता है, जबकि इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर सिस्टम में आपको ये अंदर की ओर बताया जाता है। तो आप इस प्रकार से थंब को दोनों साइड से ऐसे प्रेस करेंगे, आपको किसी भी एक पॉइंट पे पेन मिलेगा, और इस पॉइंट पर दबाने से आपका जो लंग्स की कैपेसिटी है ब्रीदिंग की, इनटेक एंड आउटपुट, ये इंप्रूव करता है ओवरऑल। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, इस दोनों प्रोसेस को ये हेल्प करेगा। और जो थेरेपिस्ट हैं वो ये भी जानते हैं, एक तरफ LU11 है तो दूसरी तरफ लिम्फ मेरिडियन का पॉइंट है, तो ये हमें ड्रेनेज में भी हेल्प करता है। तो इस प्रकार से अंगूठे को हम दोनों साइड से प्रेस करेंगे, और इसी तरह से दूसरे अंगूठे को भी नेल्स के बेस पर आप जाएंगे और इसको साइड्स में ऐसे प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हम अपने ब्रीदिंग यानी लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर जिसे ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो दिन में 3 बार 10-10 बार इस पॉइंट को दबा लें इस प्रकार से। कपड़े सुखाने वाली क्लिप होती है सबके घरों में, उसको लेकर के आप ऐसे लगा दीजिए 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, नीला होने के पहले आप हटा दीजिए। तो सिंपल है, आप इसे यूज कर सकते हैं एज अ सिंपल रेमेडी। तो ये हमारा एक कॉमन टिप है अबाउट emptying our body, emptying our excess energy and improving the air passage। दूसरे पॉइंट पे हम लोग आज बात करेंगे, और वो है हमारे फिर से एनिमल और ह्यूमन ओरिजिन पर। अगर हम अपने प्री नेटल एम्ब्रियो स्टेज की बात करते हैं, तो जब हम लोग एक एम्ब्रियो, एक भ्रूण की अवस्था में थे, तो उस समय हमारा जो नरिशमेंट और पोषण होता था वो हमारे नाभि से होता था। हम मदर से, नाभि के कॉर्ड से कनेक्टेड होते थे, और हमारा जो भी भोजन, पानी, फूड, नरिशमेंट होता था वो नेवल के माध्यम से होता था, वो हमारे माउथ की तरह काम करता था। तो ये नाभि या नेवल या अम्बिलिकस, इसके माध्यम से हमें पूरा बॉडी हमारा नरिश होता था। और हम सब जानते हैं कि हमारा नाभि
हमारे बॉडी के हाफ के नीचे है, लोअर हाफ के नीचे। सो नीचे से जब हम नरिश हो रहे हैं तो एनर्जी प्रीडोमिनेंटली ऊपर आ रही है, और ये जो प्री नेटल यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो हमारा एनर्जी फ्लो था वो प्रीडोमिनेंटली कैसा था, नीचे से ऊपर। सो ये अपवर्ड एनर्जी फ्लो था जो हमारा इनहेरेंट प्री नेटल एनर्जी फ्लो रहता है वास्तविक रूप में जब हम एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं। और जो नीचे से ऊपर एनर्जी जाती है, अगर आप टीसीएम सिस्टम के आधार पर समझते हैं तो ये है यिन एनर्जी। तो वो यिन स्टेज है, प्रीनेटल एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब जब हमारा जन्म हो जाता है और माँ के गर्भ से अब बाहर निकल आते हैं, तब ये नेवल कॉर्ड का रास्ता बंद हो जाता है और हमारा माउथ एक मेन फूड नरिशमेंट ओपनिंग हो जाती है। इस मुंह से ही आप भोजन पानी लेते हैं और आपका बॉडी इस प्रकार से नरिश हो रहा है। अब क्या सिस्टम हो रहा है, ऊपर से नीचे। ये है हमारा डाउनवर्ड एनर्जी फ्लो, प्रीडोमिनेंट। पोस्ट नेटल यानी जन्म के बाद। तो जन्म के बाद हमारी एनर्जी ऊपर से नीचे ज्यादा बहती है, इसलिए ऊपर से नीचे की जो एनर्जी है, अगर हम बात करें कि प्रेशर के टर्म्स में, ये है यांग एनर्जी। सो जन्म के बाद हमारी यांग एनर्जी ज्यादा डोमिनेंट रहती है, और इसके आधार पे हम एक्सेस एनर्जी के ज्यादा शिकार होते हैं और एक्सेस यांग एनर्जी के ज्यादा शिकार होते हैं। तो ये एक्सेस एनर्जी को और इस प्रीनेटल एनर्जीज को हम कैसे बैलेंस में रख सकते हैं, इस पर छोटी सी चर्चा आज करेंगे हम लोग। तो पहली जो एनर्जी हमारी चल रही थी प्रीनेटल स्टेज में, वो थी नेवल टू अपवर्ड्स, या अगर हम एक्यूप्रेशर की भाषा में कहें तो गवर्निंग वेसल 1 से लेकर गवर्निंग वेसल 20 तक, नीचे से ऊपर। और पोस्टनेटल स्टेज में ऊपर, सिर के ऊपर से लेकर नीचे की ओर जा रही है, यानी टॉप टू बॉटम। तो इस प्रकार से हम जब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के दायरे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे 10 वर्टिकल मेरिडियंस की प्लॉटिंग की गई थी। अगर जो थेरेपिस्ट हैं वो जानते होंगे, जो नहीं है उन्हें हम लोग एक चित्र दिखा देते हैं। ये एक बेसिक किताब है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की, ट्रीटमेंट हैंडबुक वॉल्यूम 1। इसके पेज नंबर 4 पे एक चार्ट है वर्टिकल मेरिडियंस का, ये आप देख रहे होंगे। इसमें एनर्जी फ्लो आपको बॉडी में दिखाया गया है। ये लंबी लंबी 10 रेखाएं शरीर पर बनी हैं, आगे और पीछे, और सिर के ऊपर एक वर्टेक्स, और नीचे एनस के चारों तरफ एक एरिया। तो एनस से मेरिडियन शुरू होके ऊपर सिर के टॉप पर जाती है, इस प्रकार से नीचे से ऊपर, और ऊपर से मेरिडियंस सारी नीचे जा रही हैं एनस पर। सो एक ही रूट पर एनर्जी फ्लो ऊपर नीचे हो रहा है, यानी एक पाइपलाइन है, उसमें एनर्जी ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है। तो प्रीनेटल स्टेज में ये एनर्जी नीचे से ऊपर आ रही है, और पोस्टनेटल स्टेज में ये एनर्जी ऊपर से नीचे आ रही है, प्रधान रूप से, जैसा हम लोग अपने स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसे नॉर्मल और ऑपोजिट फ्लो के भी नाम दिए गए हैं, बट ये चीजें सोचने के बात है, अलग अलग दृष्टिकोण है। इस एनर्जी को हम सामान्य रूप से कैसे उपचार कर सकते हैं, बीमारियां कैसे आती हैं और कैसे हम इसको सरल ढंग से यहाँ टिप्स के माध्यम से ट्रीट कर सकते हैं, इस पर छोटी सी बात करेंगे। इन मेरिडियंस को आपने देखा होगा, ये सब जितनी भी बॉडी की मेरिडियंस हैं, लगभग 5 आगे और 5 पीछे, 10 मेरिडियंस हैं वर्टिकल रूप में, या एनर्जी चैनल्स हैं। इनको हाथ में हर एक उंगली पर प्लॉट किया गया है। तो इनका उपचार करने के लिए हमें कोई भी समस्या आती है, अगर हमारे सेंटर लाइन में कोई प्रॉब्लम आती है जीरो वर्टिकल के एरिया में, तो हमारे पास 10 उंगलियां हैं, जिसमें से राइट थंब जीरो फिंगर है। तो जीरो एरिया में प्रॉब्लम आई है तो हम फिंगर नंबर 0 ले लेते हैं और उसी का जीरो वर्टिकल मेरिडियन ले लेते हैं, सीधी सीधी लाइन, क्योंकि मेन एरिया भी है और मेन मेरिडियन भी है, जिसे कहते हैं हम मेन एनर्जी कॉन्सेप्ट। तो ये जीरो वर्टिकल के क्षेत्र में अगर प्रॉब्लम आई है, चाहे वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किसी भी स्टेज की हो, प्रीनेटल जन्म के पूर्व अवस्था हो, बच्चा डिफॉर्मिटी का पैदा हुआ हो या डिफॉर्म्ड हो या प्रीमेच्योर हो, तमाम समस्याएं, या पोस्टनेटल ओरिजिन की प्रॉब्लम्स हो, हम फिंगर 0 का जीरो वर्टिकल ले रहे हैं। और इस जीरो वर्टिकल पर हम एक सिंपल ट्रीटमेंट दे सकते हैं 2 तरीके से। एक तो आप ये प्लेन ब्लैक स्केच पेन यूज कर सकते हैं, और इस जीरो वर्टिकल पर आपने इस प्रकार से एक, ये जीरो वर्टिकल है सेंटर लाइन में,
और इस प्रकार से आप सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, राइट। ये थोड़ा थिक लाइन बनाएंगे हम लोग, और इस प्रकार से ये जीरो वर्टिकल का ट्रीटमेंट, अगर जीरो वर्टिकल के अलॉन्ग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस एरिया पर ये ब्लैक कलर ऐसे आप सजेस्ट कर सकते हैं। फिंगर जीरो, जीरो वर्टिकल। ब्लैक कलर के ऑप्शन में हमारे पास एक मेथी का स्ट्रिप भी है, आप इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंपली सिंपली ये जीरो वर्टिकल के राइट थंब जीरो, फिंगर जीरो के जीरो वर्टिकल मेरिडियन में आप ये मेथी का स्ट्रिप लगा दीजिए, इस प्रकार से। तो ये लगा देने से आपका उस जोन का प्रॉब्लम कवर हो रहा है, और आप इजीली उस पूरे के पूरे एरिया में, फॉर एग्जांपल हेडेक है, साइनस का प्रॉब्लम है, थ्रोट पेन है, एसिडिटी हो रही है, यूरिन की प्रॉब्लम है, तमाम समस्याओं को हमें टिप से कवर करना है, क्योंकि टिप से लेकर के एनस तक जाती हैं मेरिडियंस। तो ये पूरा थंब हमारा होल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 एंड 9 के रूप में। बट यहाँ पर हम इस जीरो को एज अ जीरो जोन लेंगे और उसका जीरो वर्टिकल लेंगे, और ये सिंपली हम एक इस टिप से लेकर इस बेस जॉइंट तक पूरा एक वर्टिकल लाइन का मेथी स्ट्रिप लगा देंगे। तो हमारी सेंटर लाइन में सामने की ओर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम सिंपली ये दो तरीके से इलाज कर सकते हैं। मेथी स्ट्रिप आप रात को भी लगा के सो सकते हैं, कलर्स जनरली हम लोग दिन में यूज करते हैं। सिमिलरली अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है आपके वन वर्टिकल के एरिया में, ये देख रहे हैं आप, बॉडी के राइट साइड में सेंटर लाइन में जीरो है और राइट साइड में ये वन की जोन है। तो आंख के अंदरूनी साइड, नाक के साइड, इन दांतों में, इस जबड़े के एरिया में, ऐसे करके अगर वन के जोन में प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपली हमें क्या करना है, फिंगर नंबर 1 लेना है, राइट स्मॉल फिंगर, और उसका वन वर्टिकल लेना है। तो फिंगर 1 जीरो सेंटर में है और 1 थोड़ा उसके अंदर की साइड है। तो इस वन वर्टिकल पर हमने इसी तरह ब्लैक कलर लगा दिया या मेथी की स्ट्रिप लगा दी, और इस प्रकार से आप मेन एनर्जी को इजीली ट्रैप कर सकते हैं बहुत ही सिंपल ढंग से। तो सेंटर लाइन छोड़ के थोड़ा सा साइड में हम एकदम टिप से लेकर बेस तक ये फिंगर नंबर 1 के वन वर्टिकल पे हम मेथी स्ट्रिप लगाएंगे और इसको ऐसे प्रेस करेंगे। तो 1 नंबर आप जानते हैं आपका लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्किन, गोनाड्स, बहुत सी चीजों से संबंधित है, आकाश तत्व है शरीर का। तो ये बहुत सी समस्याओं को ऑटोमेटिकली कवर करेगा। तो ये एक सिंपल बेसिक एनर्जी ट्रीटमेंट है। जिनको गैस और वायु की तकलीफें ज्यादा है और टू वर्टिकल के एरिया में कई बार हेडेक्स होते हैं यहाँ पर लोगों को, तो ये वायु का, गैस का हेडेक होता है। तो उसमें आप क्या करेंगे, फिंगर नंबर 2 है, लेफ्ट स्मॉल फिंगर, इसका सेंटर लाइन छोड़ के इसके बाहर की साइड टू वर्टिकल है, तो फिंगर 2 का टू वर्टिकल आप लेंगे और उस पर इस प्रकार से मेथी का स्ट्रिप लगा देंगे। और इस स्ट्रिप को आप दबाएंगे धीरे धीरे, तो आपको गैस के कारण जो हेडेक हो रहा है, तकलीफें हो रही हैं, इधर उधर घूम रही है गैस, जोड़ों में दर्द हो रहा है, गैस रिलीज होना शुरू हो जाएगी। और जहां तक फिर हम लोग बात करेंगे कि मोस्टली डिजीजेस एक्सेस ऑफ एनर्जी से हो रही हैं, तो इस एक्सेस एनर्जी को हम इस प्रकार से सिंपली हैंडल कर सकते हैं। अगर मन में बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है आपके और मन बीमार हो रहा है, तो आपको पता है मन की उंगली कौन सी है, फिंगर नंबर 8 यानी राइट मिडिल फिंगर। अब इसमें क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, फिंगर 8 का 8 वर्टिकल मेरिडियन। तो ये फिंगर 8 है, इसकी 8 वर्टिकल आपको सेंटर लाइन से अंगूठे की साइड मिलेगी। यहाँ पर आप मेथी की पट्टी लगा दीजिए और इस पर प्रेशर दीजिए। तो यहाँ से आप अपने मन की जो भारीपन है, मन में मास बढ़ गया है, जैसे पेट में मोशन के कारण, बॉवल्स के कारण मैटर भर जाता है, वैसे ही दिमाग में थॉट्स के कारण वजन बढ़ जाता है। तो जिस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे इमोशंस को क्लियर करती है, ऐसे ही हमारा मन भी हमारे थॉट्स को क्लियर करता है। तो इस मन का क्लैरिटी बहुत जरूरी है और यहाँ पर हम अपने मन का उपचार कर सकते हैं। कई बार हमें कंफ्यूजन्स होते हैं, ये करें वो करें, ये ना करें वो ना करें। ये डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ से आ रही है, ये 7 दिशा हमें देती है। दिशा की उंगली कौन सी है, 7 नंबर फिंगर, लेफ्ट मिडल फिंगर।
तो अपने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट मिडिल फिंगर का 7 वर्टिकल मेरिडियन लेंगे, यानी कि सेंटर लाइन से बाहर की साइड, स्मॉल फिंगर साइड, और इस पर हमने मेथी की स्ट्रिप लगा दी या ब्लैक कलर लगा दिया। सो ये हम मेन एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और इससे हम अपने बेसिक सेगमेंट्स का आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बात करी थी, फिंगर को सिर्फ ट्विस्ट करके ही आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी समस्या है। तो जिस एरिया में, जिस सेगमेंट में प्रॉब्लम लग रही है हमें, उस सेगमेंट से रिलेटेड हम इन फिंगर्स को वर्टिकल मेरिडियंस के रूप में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और क्योंकि हमारा बॉडी प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल जोन से रिलेटेड है, जैसा हम लोगों ने बात करी थी, सबसे ज्यादा शरीर हमारा लंबाई में ग्रो करता है, इसलिए सबसे ज्यादा बीमारियां हमारी वर्टिकल से रिलेटेड है। और बीमारियां ही हैं, यानी प्रीडोमिनेंटली एक्सेस एनर्जी है हम लोग के अंदर। तो इस एक्सेस एनर्जी को रिलीज करने की बात करी थी हम लोगों ने पहले ही। एयर रिलीज होनी चाहिए, यूरिन प्रॉपरली रिलीज होना चाहिए, और मोशंस प्रॉपरली रिलीज होनी चाहिए। एक्सक्रीशंस क्लियर हो रहे हैं तो हमारी एनर्जीज बैलेंस्ड स्टेट में रहेंगी ऑटोमेटिकली। तो ये छोटी सी चर्चा थी अबाउट द वर्टिकल मेरिडियंस, उसका प्रीनेटल फ्लो नीचे से ऊपर, यिन मेरिडियंस और यांग मेरिडियंस। अगर हम वर्टिकल 10 मेरिडियंस की बात करते हैं तो इन्हें भी हम यिन मेरिडियंस और यांग मेरिडियंस के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, और उस हिसाब से समझ सकते हैं, और उस हिसाब से हम उसे प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही छोटा सा और टिप है, नेक्स्ट पॉइंट। आजकल लोग ऑनलाइन बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हैं, मोबाइल पे लोगों के एडिक्शन हो जाते हैं, और कंप्यूटर्स पे लंबा काम करना पड़ता है। वर्क फ्रॉम होम तो चल ही रहा है, हालांकि कुछ ऑफिस खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के आई पेन बहुत होता है, आई स्ट्रेन बहुत होता है, और सीधे सीधे जो ग्लेयर आता है कंप्यूटर्स का, मोबाइल्स का, ये ग्लेयर आईज के लेंस को इफेक्ट करता है। और इसके कारण कंटिन्यूस वर्किंग से, कंटिन्यूस स्ट्रेन से ये गैस बन जाती है, और ये गैस प्रेशर क्रिएट करती है, और इससे आई पेन होता है। तो इसके लिए एक बेसिक पॉइंट है, आपके आंखों के ठीक नीचे, आपको जो थेरेपिस्ट है उन्हें पता होगा, इसे ST1 कहते हैं, स्टमक 1। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप EAV सिस्टम में, इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर में बात करें, तो लेंस का भी पॉइंट है यहीं पर। तो ये स्टमक 1 को आप दबाएं जब आपका आई स्ट्रेन बहुत भयंकर हो रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट है स्टमक मेरिडियन का। इसे इस प्रकार से, ये हड्डी के ठीक एज पर हमें दबाना होता है। इसको तब तक दबाएं जब तक यहाँ पेन है, धीरे धीरे करके। और इसी मेरिडियन का लास्ट पॉइंट आपके पैरों पर आता है। ये हमारा पैर आपको दिख रहा होगा। इस पैर पे अंगूठे के ठीक बगल वाली फिंगर, इसके आउटर साइड में हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, स्टमक 45 लास्ट पॉइंट। इस बिंदु को हम दबाएंगे, यानी कि इंडेक्स फिंगर जो पैर की है, इसके नेल के अगल बगल आप ऐसे कस के दबा दीजिए धीरे धीरे करके। ये लास्ट पॉइंट है स्टमक मेरिडियन का, और इसके दबाने से भी सीधा फर्स्ट पॉइंट तक इसका इफेक्ट जाता है। पूरी पूरी चैनल है हमारे बॉडी में स्टमक की। तो ये है स्टमक मेरिडियन का लास्ट पॉइंट, स्टमक 45। इस पर भी आप क्लिप लगा के छोड़ सकते हैं, हाफ अ मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। जो कपड़े सुखाने वाली क्लिप है, उसे अपने एक्यूप्रेशर डब्बे में डाल लीजिए, काफी काम आती है। तो ये इस तरह से आप क्लिप लगा के दोनों पैरों में छोड़ दीजिए जब आपको आई स्ट्रेन ज्यादा हो, और इसको आप पैरों में दबा सकते हैं। और इसी के साथ आंख का भी ये पॉइंट। तो ये स्टमक चैनल आपका प्रॉपर होने लगता है, जो स्ट्रेन के कारण गैस और प्रेशर बनता है वो रिलीज होने लगता है, और आपका स्टमक से ये रिलीज होने की वजह से पेन कम होने लगता है। सीधे सीधे इसका लेंस पर आपका बहुत गहरा प्रभाव होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एनर्जी की बात हम लोगों ने जब करी, तो एनर्जी की बात जितनी बार भी करेंगे हम लोग, उतनी बार टर्म लेंगे कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता। तो अगर हम कहते हैं आज हमारे में एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आज हम बहुत काम कर पा रहे हैं। और आज एनर्जी एकदम डाउन है, लो है, इसका मतलब आज हम थके थके महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है, और ऐसा कब और क्यों होता है, इस पर छोटी सी चर्चा करेंगे। एनर्जी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं मूवमेंट, मोशन, कार्य करने की क्षमता कह रहे हैं हम लोग। तो जब कार्य करेंगे, इसका मतलब कोई ना कोई गति होगी, कोई ना कोई मूवमेंट होगा। और अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं, यानी हम हिल डुल रहे हैं,
और अगर हम हिल डुल रहे हैं तो हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, स्पेंड हो रही है। तो इस मूवमेंट को हमें रोकना होगा, तब हमारी एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च खर्च हो रही है एनर्जी, उसे हम रोक सकते हैं। और अगर हम उस प्रकार से अगर एनर्जी लो फील कर रहे हैं तो हमें अपने मूवमेंट को रोक लेना होता है। जिस दिन आप थके हुए महसूस करते हैं, क्या करते हैं, आप जा करके लेट जाते हैं या थोड़ी देर सो जाते हैं, तो आपको रिवाइटलाइज हो जाती है एनर्जी लेवल। इसका मतलब हम एक्सेस मूवमेंट्स कर रहे हैं और उस मूवमेंट्स के कारण हमारी एनर्जी लेवल डाउन होने लगती है। अब इस एनर्जी लेवल को कैसे आप महसूस कर सकते हैं? अगर आप थोड़ी देर एकदम शांत होकर बैठें, कोई मूवमेंट ना करें, चेयर पे बैठ जाएं या आलती पालती मार के आप आसानी से बैठ जाएं, तो आप देखिए कि एकदम स्टिल पोजीशन में आपके बॉडी में क्या चीज मूव कर रही है। यस, एकदम स्टिल है, आप कॉन्शियसली कुछ भी मूव नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल समथिंग इज मूविंग इन योर बॉडी। वो क्या है? हमारी ब्रेथ। ये ब्रेथ आपके कुछ हद तक कंट्रोल में है और कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, राइट? जब आप कंटिन्यूअसली सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल में करके रखे हुए हैं, तब आप अगर ध्यान दें तो आपकी सांस चल रही है धीरे 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 धीरे। अब इस सांस के साथ अगर आप फर्दर और थोड़ी देर बैठे हैं शांत होकर के, तो आपको फिर एक साउंड भी सुनाई देगी अपने अंदर, और वो है ओम की साउंड। जो बेसिक पहला शब्द सृष्टि पर उत्पन्न हुआ है, ओम शब्द, ये मनुष्य के और हर लिविंग बीइंग के अंदर मिलेगा, बिकॉज हर एक पिंड की उत्पत्ति ब्रह्मांड से हुई है। तो ब्रह्मांड में ये ओम की ध्वनि लगातार बहती है, साउंड हमेशा प्रिवेल कर रही है, और वही साउंड हर लिविंग बीइंग के अंदर मौजूद है। तो आप अगर स्टिल पोजीशन पे बैठे हैं, एकदम शांत अवस्था में बैठे हैं, बिना मूवमेंट के, जिसे हम कहेंगे बिना एनर्जी के, तब भी आपकी ब्रीदिंग चलती रहती है और आपके अंदर की जो साउंड है वो चलती रहती है। जिसे अगर हम एनर्जी के टर्म्स में, आप आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के टर्म्स में बात करें, तो हम आकाश और वायु तत्व कह सकते हैं। ये अपने स्थिति को बनाए रखते हैं, शब्द हमेशा सुनाई देता रहेगा आपको और गति हमेशा होती रहेगी। ये दो चीजें ऑटोमेटिकली चल रही हैं आपके बॉडी में जब आप एकदम जीरो मूवमेंट स्टेट में हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी स्पेंड हो रही है, जब हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी रीस्टोर हो रही है। और रीस्टोर कैसे हो रही है? इन दो फिनोमेना से, ब्रीदिंग और साउंड। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जब हम मूव कर रहे हैं तो हम ज्यादा एनर्जी को स्पेंड भी कर रहे हैं और क्रिएट भी कर रहे हैं, और ये हमारा एक एक्सेस एनर्जी स्टेट होता है। हम ज्यादा मूवमेंट तब करते हैं जब हमें एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, कार्य तभी हम कर पाएंगे। तो हम ज्यादा अपनी एनर्जी को खर्च भी कर रहे हैं और साथ साथ क्रिएट भी करते जा रहे हैं। तो ये एक एक्सेस एनर्जी स्टेट है। और जब हम स्टिल होते हैं तब हम नॉर्मल या लो एनर्जी स्टेट में होते हैं जनरली। तो सीधी सी बात है कि अगर हम अपने मूवमेंट्स को रिड्यूस कर दें तो हम अपनी एक्सेस एनर्जी को कम कर सकते हैं। और जैसा हम लोग बार बार बात कर रहे हैं पहले सेशन से, मेजॉरिटी ऑफ द डिजीजेस एक्सेस एनर्जी से होती हैं। हमारे अंदर या तो गैस अधिक हो जाती है, या वाटर रिटेंशन हो जाता है, या मास फूड इकट्ठा हो जाता है, या नोड्स हो जाती हैं, या फिर कहीं थॉट्स इकट्ठा हो जाती हैं। कुछ ना कुछ कलेक्शन के वजह से डिजीजेस पैदा हो रही हैं प्रीडोमिनेंटली, प्रधान रूप से। तो इन कलेक्शंस को खत्म करने के लिए हमें पहला काम है मूवमेंट्स को कम करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि सब काम धाम करके छोड़ दें, आप घर बैठ जाएं, अपने रूटीन वर्क्स को करिए, बट अननेसेसरी बोलना, अननेसेसरी चलना, अननेसेसरी काम करना, इन चीजों पर हमें कॉन्शियसली ध्यान देना होगा, जिससे हमारे एनर्जी लेवल पे बहुत बड़ा प्रभाव आता है। तो मल्टीपल डिसऑर्डर्स का जो कारण है वो है हमारा एक्सेसिव मूवमेंट, जिसके कारण हमारी एनर्जी लेवल रिड्यूस हो जाती है। तो अपने मूवमेंट्स को कम करें जिससे कि आपका लेवल ऑफ एनर्जी मेंटेन रहेगा। तो इन चीजों पर हम लोगों ने आज बात करी। इसके साथ
हम लोग कंपेयर करेंगे, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, बट ह्यूमन बॉडी हमारा एक सेल से बना हुआ है। तो अगर हम सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनीज है, इंटेस्टाइन्स है, हार्ट है। तो ये आपस में कितना पैरेलल है, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इन पर हम लोग विद डायग्राम थोड़ा सा बात करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, बट नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो ये छोटा सा हम लोग हिंट दे रहे हैं, क्योंकि इन चीजों को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटे से सेल में और एक पूरे एंटायर ह्यूमन बीइंग में कितनी सिमिलैरिटी है, क्योंकि एक ही सेल से पूरा बीइंग डेवलप हुआ है। तो इन स्ट्रक्चर्स से जब पूरा एक बड़ा स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, तो इस बड़े स्ट्रक्चर में भी कितने करोड़ों सेल्स हैं, और इन करोड़ों सेल्स में कितनी कैपेसिटी हो सकती है कि कितनी चीजें डेवलप कर सकते हैं। तो जो चीजें अंडर डेवलप्ड हो जाती हैं, अनडेवलप्ड रहती हैं, उनके भी कितने स्कोप्स हो सकते हैं नेचुरली ह्यूमन बॉडी में डेवलप होने के, जिसे हम एक थ्योरी में कहते हैं स्टेम सेल्स या एम्ब्रियोनिक सेल्स। तो ये बहुत ही सूक्ष्म और स्थूल रूप से कंपैरिजन होगा दोनों चीजों का। और एक छोटी सी और चर्चा हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, टाइम ऑलमोस्ट हम लोग का हो रहा है। वर्टिकल मेरिडियंस जो हम लोगों ने बात करी बॉडी में भी हैं, जिनको हम लोग थंब पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम ह्यूमन बॉडी पर देखते हैं इस प्रकार से, तो आप देख रहे हैं इस चित्र में कि ट्रंक एरिया हेड एंड नेक को कवर किया हुआ है इसने। अब हाथ पैर की क्या हालत है, अगर कोई तकलीफ हाथ पैरों में आती है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ट्रंक एरिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका ट्रीटमेंट हम लोग थंब पे करते हैं, और हाथ पैरों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका ट्रीटमेंट हम लोग हाथ पैर की उंगलियों पे करते हैं। तो हाथ पैर की उंगलियां कौन सी हैं, अगर आपको करस्पॉन्डेंट सिस्टम मालूम है कई लोगों को, तो हमारे हाथ पे पूरा शरीर है, बीच के दो पैर हैं, साइड्स के दो हाथ हैं, ये आपका सिर और गर्दन है, और ये आपका पूरा ट्रंक एरिया है, धड़। तो पैर तकलीफ है तो इन दो उंगलियों का हम यूज करेंगे, और पैरों में फिर हम उस प्रकार से 10 लंबी लंबी रेखाएं बना लेते हैं, 5 आगे और 5 पीछे, इसी प्रकार दोनों पैरों में। तो पैरों के जिस एरिया में आप पैर का एरिया देखेंगे और पैर के जिस एरिया में प्रॉब्लम आएगी, उस एरिया की वर्टिकल मेरिडियन का आप चयन कर लेंगे। ये देखिए सामने का हिस्सा है पैर का, ये पीछे का हिस्सा है पैर का। तो पीछे की साइड हमारी 9 वर्टिकल रहेगी, सामने की साइड हमारी 0 वर्टिकल रहेगी। तो सामने की तरफ पैरों में दर्द आ रहा है, आमतौर से आता है पीछे की ओर। तो पीछे ये साइटिका नर्व जाती है कमर से लेकर पैरों तक, पूरा नीचे तक। तो पीछे की तरफ बीचों बीच दर्द आ रहा है, ये 9 वर्टिकल हो गई। तो आप क्या करेंगे, पैर की दो उंगलियां हैं, इनमें आगे की 0 है, पीछे की सेंटर लाइन पे ये 9 है। अब इस सेंटर लाइन पे आपने मेथी की स्ट्रिप लगा दी, या आपने ब्लैक कलर लगा दिया। दोनों पैरों में है तो दोनों में लगा दिया, और एक पैर में है, लेफ्ट में है तो लेफ्ट मिडिल फिंगर में, और राइट में है तो लेफ्ट रिंग फिंगर में। तो इस प्रकार से आप पैर की 10 वर्टिकल मेरिडियंस, पैर के कौन से एरिया में प्रॉब्लम आ रही है उसके हिसाब से आप सिंपली उस पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसी प्रकार हाथों में तकलीफ है अगर कंधों में, तो कंधों के एरिया में आपके वर्टिकल मेरिडियंस जा रही हैं और पूरे हाथ पे जा रही है। सामने की साइड 0 है, अंदर की साइड 1 4 5 8 है। तो 5 अंदर आता है, आप देख रहे हैं एक्जिला में गांठें हो जाती हैं, 5 नंबर गांठों से संबंधित है। और ऊपर की ओर आपका 2 3 6 7 आता है। तो ये ऊपर की साइड में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप हाथ में भी ऊपर की साइड लगाएंगे, नीचे की साइड आ रही है तो आप यहाँ नीचे की साइड लगाएंगे। तो ये 2 हाथ की उंगलियां हैं, आप इसी प्रकार इनके भी लंबी लंबी 10 रेखाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप की मेरिडियंस और एनर्जी चैनल्स थे बॉडी में। क्योंकि हमारा शरीर लंबाई में ज्यादा बढ़ गया है और नेचुरल स्ट्रक्चर ऐसा है हमारा, इसलिए ये वर्टिकल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी में, जिसके कारण प्रधान रूप से अधिक बीमारियां हो रही हैं, वो भी एक्सेस और वो भी यांग नेचर की। पोस्ट नेटल इज यांग एनर्जी, ऊपर से नीचे। तो और अगली बार हम लोग थोड़ी और डिटेल में चर्चा करेंगे एनर्जी और मैटर के इंटर कन्वर्जन पर,
कि एनर्जी बढ़ जाती है तो मैटर कम हो जाता है, और मैटर बढ़ जाता है तो एनर्जी लेवल कम हो जाता है। और ये एनर्जीज हमारे प्रेशर में और भौतिक जगत में कितनी अलग अलग नाम से पहचानी जाती हैं। जैसे हम कहते हैं विंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ह्यूमिडिटी एनर्जी, और फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग कहते हैं थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये अलग अलग नॉमेनक्लेचर्स हैं एनर्जी लेवल्स को देखते हुए, और इनका शरीर पर क्या प्रभाव है। कहीं पर मास या सॉलिड मटेरियल इकट्ठा हो गया है तो लेवल ऑफ एनर्जी एक्टिविटी कम हो जाती है, और कहीं पर एनर्जी लेवल बढ़ गया है तो मास कम होने लगता है, डिजेनरेशन, गलने लगती हैं चीजें, मटेरियल। तो इन छोटी छोटी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। सो एनर्जी एंड मैटर पे बात करेंगे हम लोग, और ह्यूमन बॉडी एंड सेल का कंपैरिजन करेंगे। तो ये दो चार चीजों पर हम लोगों ने बात करी है। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे, कुछ एक पॉइंट्स लोकेशंस के बारे में, स्पेशली एक ने गवर्न GB21 की बात करी थी। तो ब्योल मेरिडियन का चार्ट आपके पास होगा, उसमें अगर आप देखेंगे तो थंब को आप इस प्रकार से ऐसे ज्वाइन करें। ये देखिए लास्ट पॉइंट आता है क्रीज का, इस क्रीज के लास्ट पॉइंट पर एक फिंगर रखें अपनी, और इसके बाद ठीक यहाँ पर गॉल ब्लैडर 21 मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे टर्न करके आता है इस प्रकार से, इन साइड से होकर के ये बाहर आता है। तो यहाँ लोकेट करना ऐसे खुले में बहुत मुश्किल है। आप थंब को ऐसे क्रीज पे लगा लीजिए, ये क्रीज लास्ट जहाँ पे एंड हो रही है, इस क्रीज के ठीक पास में आप एक फिंगर रखिए, फिंगर टिप के ठीक बगल में आपका ये गॉल ब्लैडर 21 होगा। जिस पेशेंट का हाथ है उसी पेशेंट की फिंगर रखनी है, ये नहीं कि हाथ पेशेंट का और फिंगर थेरेपिस्ट की, ऐसा नहीं करेंगे। तो इतना इतना डिफरेंस है, इस क्रीज से थोड़ा सा ऊपर आपका गॉल ब्लैडर 21 आपका ओरिजिनल में यहाँ पड़ता है। हम लोगों ने बात करी थी इंसेक्ट में भी आपकी सारी मेरिडियंस हैं, तो गॉल ब्लैडर 21 आपका दोनों साइड इंसेक्ट में भी यहाँ फर्स्ट जॉइंट के ठीक नीचे मिलता है। तो यहाँ पर भी आप उसका मेथी से मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का छोटी छोटी बातें हुई इस सेशन में, कि अपने एनर्जी लेवल को हम लोग अलग अलग तरीके से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाएंगे। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू, जिनको कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, प्रीडोमिनेटली इस सेशन से रिलेटेड हो तो बेटर है। अदरवाइज और पर्सनल कोई पेशेंट की क्वेरीज हो तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। आपको कोई केस भेजना हो तो आप अलग से पेशेंट का केस भेज सकते हैं, बट यहाँ हम लोग एक जनरल टिप्स पर बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, यस माया पकड़ बोल रही हूँ मैम। आपने जैसे वर्टिकल बताया, तो वर्टिकल पे जो ब्लैक कलर आपने बताया, तो हम हर फिंगर का जो अलग अलग तत्व है, तो हर उसके वर्टिकल पे ब्लैक कलर ही लगाएंगे या हमें डिफरेंट कलर लगाने, मतलब उसका कलर लगाना है, उस एनर्जी का, उस तत्व का? ओके, या दैट इज अ गुड क्वेश्चन। सो इनका ये सवाल है, फॉर एग्जांपल वन वर्टिकल के एरिया में प्रॉब्लम आती है। सो वन वर्टिकल के एरिया में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपने फिंगर नंबर 1 लिया और इसकी वन वर्टिकल मेरिडियन ली, तो हम लोग जनरली जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो एक मेथी स्ट्रिप से कर रहे हैं, या उसका सब्स्टिट्यूट हम लोगों ने बात करी थी ब्लैक कलर। सो ये एक न्यूट्रलाइज कर रहा है, बैलेंस कर रहा है आपके आकाश के एरिया के प्रॉब्लम्स का, मतलब वन वर्टिकल एरिया के प्रॉब्लम्स का ये बैलेंसिंग रेमेडी है। अगर आपको इसे टोनिफिकेशन सेडेशन करना है तब आप स्पेसिफिक कलर्स यूज कर सकते हैं। आकाश का टोनिफिकेशन कलर पूरा आप इस पे लगा सकते हैं, या सेडेशन कलर आप लगा सकते हैं। सो वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट हो जाएगा। सो वो भी आप कर सकते हैं अलग अलग फिंगर के हिसाब से। आकाश का कलर, वायु का कलर, अग्नि का कलर, वो उस पर्टिकुलर एनर्जी को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। बट यहाँ क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज हमारे पास फ्रेशर्स भी हैं और रिस्की हो सकता है, सो हम लोग सिर्फ बैलेंसिंग स्टेजेस पर जनरली बात करते हैं, जो कि किसी को नुकसान नहीं करेगा। सो थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम। हेलो मैम, जैसे आपने बताया ना, अननेसेसरी मूवमेंट से एक्सेस एनर्जी जनरेट होती है। हेलो। यस। हाँ, अननेसेसरी मूवमेंट से जो एक्सेस एनर्जी जनरेट होती है, स्पेशली बच्चों के बहुत बार चलती रहती है अननेसेसरी मूवमेंट, तो उसको बैलेंस कैसे करें?
या वही एक्सेस एनर्जी हम लोगों ने बात करी कि अगर बहुत ज्यादा हो रही है और हमें उसे बैलेंस करना है तो हमें मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको कुछ ऐसे एंगेजमेंट्स करने हैं जहां मूवमेंट कम है आपका, या आपको उस तरह से डाइवर्ट। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर कॉमन टर्म से बात करें, किसी को चलने की बहुत आदत है, थोड़ी थोड़ी देर पे चलता रहता है, लाइक कोई बैठ नहीं सकता एक जगह शांति से। या बच्चों की आपने बात करी, तो बच्चे मान लीजिए चंचल बहुत हैं, हर समय उनको मोबिलिटी की जरूरत है, कभी कुछ छेड़ रहा है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये कैसा एनर्जी लेवल है? ये जनरली वायु का एनर्जी लेवल है। तो हम लोग क्या करेंगे, बच्चों में इस वायु के फिंगर पर 2 वर्टिकल मेरिडियन पर ब्लैक कलर लगा देंगे या मेथी स्ट्रिप लगा देंगे, तो उनकी जो मोबिलिटी है, मूवमेंट्स है, वो कम हो जाएंगे। बट वो तभी करना चाहिए जब वो नॉर्मल स्टेज से हाइपर हो, ज्यादा हो, क्योंकि नॉर्मली बच्चों की जो अवस्था है वो वायु स्टेज की होती है, एक्टिविटी की होती है, और नॉर्मल एक्टिविटी हमें कम नहीं करनी है। बट आजकल नॉर्मल टर्म एक बहुत ही एबनॉर्मल हो गया है, और हम जिसे कहते हैं हमें 4 शब्द बोलने चाहिए तो हम 50 शब्द बोलते हैं नॉर्मल। तो उस तरह से ये हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, तो उनको दायरे में रखकर हमने ये विषय आपको बताया था। नॉर्मल से आप उसे कंपेयर करके काम करें। जी मैम। और पढ़े तो कितना 4 आवर्स और कितने दिन तक चाहिए? हाँ जी, अगर मान लो कि किसी बच्चे में अननेसेसरी एनर्जी मूवमेंट्स दिख रहे हैं, तो हम वायु पे जो सेकंड इसमें वर्टिकल मेरिडियन पे ब्लैक कलर लगाएंगे, तो उसको कितनी देर तक रखना है? ब्लैक कलर अगर आप दिन में रखते हैं तो 8 to 10 आवर्स रखिए आराम से। अगर वॉश हो जाता है बार बार तो आप दिन में 2-3 बार लगा सकते हैं। बट मेथी स्ट्रिप आप ओवरनाइट रख सकते हैं 10 से 12 घंटे। और कब तक रखना है, ये जब तक वो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तब तक रेगुलर उसे यूज करिए। जब सिम्टम्स कम होने लगे उसकी डोसेज आप कम करते जाइए, ऑल्टरनेट डे लगाते रहिए, तो अनलेस जब तक सिम्टम्स खत्म ना हो जाए। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल सिम्टम्स भी नहीं आते हैं और डिजीज अंदर अंदर पैदा होती रहती है। तो सिम्टम्स ना आना ज्यादा रिस्की है कंपेयर टू कि सिम्टम्स प्रीडोमिनेटली सामने प्रकट होना। हेलो मैम, जो ADHD के बच्चे होते हैं, हेलो यस, हेलो मैम, मुझे ये पूछना कि आजकल जो डेज चल रहे हैं इन दिनों में सबके एनर्जी लेवल बहुत डाउन हुआ है। इवन घर पे भी बैठे हैं तब भी एनर्जी बहुत वीक लगती है, तो मैम उसके लिए क्या करना चाहिए? एनर्जी लेवल वीक है या डाउन लग रही है तो इसका मतलब है कि आपका सॉलिड मटेरियल ज्यादा बढ़ रहा है बॉडी में, या लिक्विड बढ़ रहा है, या एयर। हम लोगों ने बात करी थी 3 स्टेजेस की, एयर, फूड एंड वाटर। तो इन 3 स्टेजेस को एक तो हमें कम करना है। तो अगर मास ज्यादा रहेगा तो एनर्जी लेवल डाउन होने लगेगा, एक तो ये फैक्टर हो सकता है। दूसरा, हमें प्रॉपर अपने रूटीन को फॉलो करना चाहिए। अगर आप रूटीन अपना मेंटेन करेंगे तब फिर आपका लेवल ऑफ एनर्जी मेंटेन रहेगा, अदरवाइज वो अप एंड डाउन फ्लक्चुएट करता रहेगा। एक जैसा रूटीन रखने से भी व्यक्ति को मोनोटोनस लगने लगता है, बोरियत लगने लगती है। तो आप अपने रूटीन में वेरिएशंस भी कर सकते हैं। किसी दिन आपने कुछ एक्सरसाइजेस कर ली, किसी दिन आपने कोई बुक रीडिंग कर ली, किसी दिन आपने कोई और एंटरटेनमेंट कर लिया, बट आपका रूटीन वर्क जो आपका बेसिक काम है वो आप कर ही रहे हैं। तो ये डे टू डे चेंजेस करने से आपके एनर्जी की मोडालिटी में चेंजेस आने लगते हैं और आपका एनर्जी रिस्टोर होने लगता है। अगर आप पर डे एक जैसे वर्क को करते रहेंगे तब भी आपका बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। एक जैसा वर्क मींस जो रेगुलर ऑफिशियल वर्क या घर के काम है उनको छोड़ के हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो आपके पास टाइम मिलता है उसी में आप बात करते हैं कि हमारा एनर्जी लेवल कम है या ज्यादा है। तो अगर बहुत लो एनर्जी फील हो रहा है तो आपका एक तो इंटेक्स आपको सबसे पहले ध्यान देना है। इंटेक्स आपके सीजनल होने चाहिए, फ्रूट्स सीजनल आप लीजिए। तो इन चीजों के करने से हमारा लेवल ऑफ एनर्जी इंप्रूव करेगा। और दूसरा, आप अपने एलिमेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं, कौन से फिंगर पे सबसे ज्यादा पेन है और कौन सा एनर्जी लेवल आपको तंग कर रहा है, और उस फिंगर पे फिर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे हम लोगों ने वर्टिकल की बात करी अभी। अगर थैंक 3 यू मैम। नंबर दुख रही है तो 3 नंबर की 3 वर्टिकल आप सिलेक्ट कर लें। अगर 4 नंबर दुख रही है तो 4 फिंगर की 4 वर्टिकल आप सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह से आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
थैंक यू वो मैम। हेलो दीदी, साधना बोल रहे हैं। एनर्जी हाँ जी, बड़ी बोलिए। एक्सेस एनर्जी है। मतलब हम जैसे इन दोनों भी घर पे पेशेंट्स हैं या हम लोग भी घर पे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमें मालूम हमें क्या करना है और अचानक से हमारा माइंड लॉक हो जाता है, समझ में हम क्या करने जा रहे थे और करने कुछ लग जाते हैं या भूल जाते हैं। इसे मन पे ट्रीटमेंट करेंगे, दिशा पे? ठीक है, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है और इसी वजह से हम इस लाइन में आए थे, क्योंकि 5 एलिमेंट्स में जब तक हम लोग स्टडी कर रहे थे तब तक ये चीजें नहीं आती थी सामने कि मन और दिशा और ये सब भी कुछ होता है मनुष्य के जिंदगी में। बट 5 एलिमेंट्स के दायरे में जब हम बात करें तो बहुत ही लिमिटेड हमारा डिस्कशन होता है, बट 10 एलिमेंट्स में हमारे पास बहुत स्कोप है कि हमारा वेरिएबिलिटी मिलती है, हम अपने को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर कंफ्यूजन्स की स्टेट्स रहती हैं, हम लोगों ने बात करी, तो 7 इन्वॉल्व रहता है। और अगर आपका थॉट प्रोसेस में दिक्कत है, यानी कि माइंड में आपके बातें फिक्स हो गई हैं या कोई विचार आपके नहीं आ रहे हैं, तो आप 8 नंबर पर इलाज करेंगे। बट जो एब्सेंट माइंडेड स्थिति आती है कि अभी जा रहे हैं, भूल गए क्या करना है, या भूल जाते हैं छोटी छोटी चीजों को, तो ये हमारे वायु या वात स्टेज की डिसऑर्डर्स होती हैं। और जैसा हम लोग बात कर चुके हैं कि वात सबसे ज्यादा कॉमन डिजीज है और उसका सबसे सिंपल ट्रीटमेंट हम लोगों ने बात की थी, बोथ स्मॉल फिंगर के तीनों पोरों पर आप 4-4 मेथी के दाने लगा दीजिए। ये आकाश और वायु, और फिर हम बात करेंगे कि आकाश और वायु यानी ब्रीदिंग और जो ध्वनि जिसकी बात करी थी जब हम स्टिल स्टेट में थे, ये आकाश और वायु ही सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है हमारे बॉडी में। ऑटोमेटिकली भी नो मूवमेंट स्टेट में भी ये एक्टिव रहता है। तो सबसे ज्यादा हमें जो एब्सेंट माइंडेड की, यानी कि अभी कर कुछ रहे हैं, ध्यान कहीं और है, या भूल जा रहे हैं, या कुछ काम कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कैसे करें, तो ये जो डिलेमा वाली स्थिति रहती है, इसके लिए हम लोग ये बोथ स्मॉल फिंगर के तीनों फेलिंग्स पर आप क्लस्टर्स लगा सकते हैं, 5 स्टार मैग्नेट्स या 4-4 मेथी के दाने। तो इससे आपका गैस संतुलित रहता है और इससे आपका धीरे धीरे बॉडी में क्लैरिटी आने लगती है। हेलो मैम। दीदी, साधना बोल रहे हैं। हाँ जी, दीदी, ये जो अक्सर लोगों को पैर तलुए में जलन होती है, तो क्या ये भी एक्सेस एनर्जी ही है? डेफिनेटली एक्सेस एनर्जी। तो इसमें वर्टिकल या कैसे क्या यूज करेंगे? तो सिंपली हमें देखना है कि अगर पैर में तलवे में आपको जलन लग रही है, तो जलन क्या है आप बता सकते हैं सिंपली, कौन सी एनर्जी है? बहुत सरल है हाँ, सभी के लिए, अग्नि। अग्नि, राइट? अग्नि। यस। सो जलन मतलब अग्नि, तो हमें सिंपली क्या करना है, फिंगर 3 पे जाना है, अग्नि की उंगली पर, और अग्नि की वर्टिकल लेनी है और इस पर मेथी या ब्लैक कलर लगाना है। अगर आप एकदम वैसे ये दीदी, सिंपल ये बच्चे की होता तरह, क्यों है? बहुत से ये कारण होंगे होता क्यों है, केस टू हाँ। केस डिफर करेगा, बहुत से रीजंस होंगे, उन पर हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हार्मोनल भी हो सकता है, सर्कुलेटरी भी होता है, न्यूरल भी हो जाता है। तो कमर से नस दब रही है तब भी गर्मी और झंझनाहट पैदा हो जाती है। तो बहुत से कारण हो रहे हैं इसके। तो उन कारणों पर ना जाके अभी आपको सिम्टम प्रकट हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, और सिम्टम आ रहा है तो उसे डायरेक्ट आप एनर्जी से रिलेट करिए और उस एनर्जी की फिंगर पर जाइए और उसके वर्टिकल जोन को ले लीजिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रभावित जो हमारे शरीर में है वो है वर्टिकल एरियाज। तो इस तरह से मतलब आप जो सिंपल फिंगर लेनी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब जो फिंगर लेनी है उसी का वही वर्टिकल नंबर लेना है? हाँ, मेन एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर फिंगर 3 है तो 3 वर्टिकल, फिंगर 4 ले रहे हैं तो 4 वर्टिकल, तो उससे हम उसकी मेन एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं। तो ऐसे ही ब्रेन की भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम? हाँ, इन जनरल आप, हम लोग बहुत ही जनरल लेवल पर यहाँ बात कर रहे हैं, और ब्रेन का भी प्रॉब्लम्स हैं और जो सिम्टम्स प्रकट हो रहे हैं वो आप ब्रेन की फिंगर पे ले सकते हैं। बट ब्रेन के मामले में हमें डिसाइड करना पड़ता है कि ब्रेन में आपका फिंगर नंबर 6 यानी मेडुला स्पाइन, फिंगर नंबर 7 आपका ब्रेन स्टेम, सिर के पीछे का भाग, फिंगर नंबर 8 आपका मिड ब्रेन, और फिंगर नंबर 9 आपका सेरेब्रम। ये 4 फिंगर्स इन्वॉल्व हैं। तो इन 4 फिंगर्स के लिए हमें देखना होगा कौन सी फिंगर ज्यादा अफेक्टेड है, किस फिंगर के सिम्टम्स आ रहे हैं और किस फिंगर पे ट्रीटमेंट देना है। 6 पर 6 वर्टिकल, 7 पे 7 वर्टिकल, 8 पर 8 वर्टिकल और 9 पे 9 वर्टिकल। तो ये 4 फिंगर्स हमें इन जनरल ब्रेन से रिलेटेड देखना पड़ता है। और सिर्फ ब्रेन की अगर टेस्टेड है तो बात अलग है, बट कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन के
सिम्टम्स आते हैं बट एक्चुअली प्रॉब्लम फिजिकल बॉडी की होती है। फॉर एग्जांपल छोटी सी सिम्टम की बात करें तो एंगर, इरिटेशन। अगर किसी को बहुत फ्रीक्वेंट एंगर, इरिटेशन, शॉर्ट टेम्पर्डनेस है, वो प्रीडोमिनेंटली हो रहा है लिवर के कारण, और आजकल बहुत केसेस हैं फैटी लिवर के कारण। ये फैट इकट्ठा होने की वजह से लिवर का सप्लाई, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, लिवर का एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो रहा है, और ये इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। गॉल ब्लैडर एम्प्टी होता है और गॉल ब्लैडर मेरिडियन आपके सिर में इरिटेट करती है। तो ये प्रॉब्लम है लिवर गॉल ब्लैडर की, बट सिम्टम्स सारे ब्रेन के आ रहे हैं आपके। तो इन चीज़ों पर हमें सिर्फ एक साइडेड फोकस नहीं होना है कि हमारा ब्रेन ही अफेक्टेड है, या इट कैन बी वन ऑफ द ऑर्गन्स। जैसा कि आपने TCM में भी पढ़ा होगा, चाइनीज एक्यूप्रेशर में, कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, डिप्रेशन इज ड्यू टू हार्ट, बहुत ज़्यादा सैडनेस इज रिलेटेड टू लंग्स। तो ये इमोशंस और जो एक्सप्रेशंस हैं आपके, जो सिम्टम्स हैं, वो एक्चुअली ब्रेन के हैं या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के हैं, ये हमें क्लासिफाई करना होगा। और जिसे आप फिंगर ट्विस्ट से, सोर्स पॉइंट से, हीसी पॉइंट से, बहुत मोडालिटीज हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं। तो एक चीज मैडम पे अगर फोकस होता है। क्लियर ना हो हेलो मैडम, तो हम सारे फिंगर्स Thank लेकर you, के ma'am. उसपे ब्लैक लगा सकते हैं? हाँ जी, अगर हम क्लियर ना हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो ये ब्रेन के चारों फिंगर्स लेकर के उसके वर्टिकल लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप सकते मेथी हैं। स्ट्रिप लगा सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। मैम हालांकि अगर आप आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से जाएंगे तो ब्रेन यानी माइंड और दिशा और काल आपके सभी फिंगर्स पर है, अगर आप ध्यान दें। यानी 6 नंबर इस पर भी है, 6 नंबर इस पर भी है, 6 नंबर वर्टिकल इस पर भी है, 6 वर्टिकल इस पर भी है, राइट। तो लिवर अगर बात करें सिर्फ लिवर की, तो लिवर का भी मन, दिशा और आत्मा होती है। किडनी की बात करें तो किडनी की भी मन और दिशा होती है। तो ये मन और दिशा किसकी बिगड़ी हुई है, ब्रेन इटसेल्फ की या किसी ऑर्गन के कारण। तो ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मोडालिटी है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट का और डायग्नोसिस का। नमस्ते मैडम, हेलो मैम, तुषार बोल रहा हूँ। मैडम, while treating somebody, I have found that in his left toe, hello, yes, in his left toe, below the middle two toes, in the sole, he is having pain and burning sensation. Does that indicate cystititis in the left kidney? See, this is a technical thing. He is saying he is having continuous pain and or burning sensation. तो मैंने उनको बताया कि आप एक बार चेक करा लीजिए। So his ultrasound के अंदर cystitis आया। So cyst, does it indicate that the pain is because of that cyst? it can be due to the cyst, जो लोकेशन आप बता रहे हैं, जैसा कि चाइनीज Because that is K1. Yeah, I know, K1, yes. So in TCM basically the meridian channels हैं, उस पर अगर कोई problems आती हैं, they have very clearly said that if any node or any symptom or any inflammation appears on a channel, then that indicates similar symptoms within that particular organ also. So if kidney channel पर कोई inflammation है, कोई cyst है, कोई node है, so kidney के अंदर भी inflammation, cyst और node की possibility बढ़ जाती है। But here the question arises कि किस stage की problem है and किस stage पर machine detect कर पा रही है आपकी ultrasound की, right? So it may come, it may not come within the kidney, within the test, but definitely the process has started because it has appeared on the meridian. So meridian में पहले appear करेगा, then it goes into the organ level. So no, because it was found that it is level 1 ka cyst, and so the treatment should be on both ring finger kapha joint or right index finger kapha joint. Okay. Yeah, that is also a very confusing segment of Ayurvedic acupressure. Yes, kidneys. Yes. You have 2 kidneys on left and right, and 1 kidney on index finger base joint. Yes. So if you have a problem only on one side of the kidney meridian or kidney, then you can go on only specific left kidney or right kidney joint. And if you have problems in both the kidneys, then you can go on the main kidney joint on finger number 4.
So now these three are basically all the organ joints. There is an organ joint and there is a meridian joint. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आयुर्वेदिक के प्रश्न में बात करें तो किडनी का करेस्पॉन्डेंस यहाँ आ रहा है, एंड इफ दिस करेस्पॉन्डेंस इज पेनफुल then we go on kidney joint meridian. So this kidney Okay. joint meridian is finger number 4 cup joint, which is directly related to kidney organ. इस organ को आप यहाँ भी treat कर सकते हैं और इस organ को आप यहाँ भी treat कर सकते हैं. This has almost similar polarity, but sometimes the disease is only at the joint, sometimes the disease is at the correspondence level. This is more chronic and this is more at the younger stage. Meridians are yang, organs are yin. We already discussed that. So meridians में energy disturbances पहले आता है, बाद में organ level पर जाता है. Now this is the joint meridian. Now दूसरी बात जब कर रहे हैं आप अलग-अलग joints पे अलग-अलग settings की, तो we also have CM in AM concept जो आपका है, जिसमें कि Chinese meridians को आयुर्वेदिक system में joints पे plot किया गया. So again talk about Chinese meridians, यानी कि all energy channels basically on the body. So left kidney channel and right kidney channel. So we have 2 kidney meridians. So those are kidney meridians, but this is representing the kidney organ joint. So this is more closer to the organ itself. Basically, you can say the kidney is wrapped around this joint, the kidney organs. So instead of treating on the correspondence, you are treating on the joint, it is the same thing. But if you're treating on the meridian, that is more superficial level. So these are the basic differences that one needs to know about the meridian and organ level. Thank you. Yes. Hello. Yes. Ma'am, for migraine, can we apply 2 black strips on thumb? 1 or 2 or 2 or 3? I can't get your question. 2 or 3 strips means? मैम वर्टिकली, जैसे आपने बताया वर्टिकली एरिया पे हम अप्लाई कर सकते हैं ब्लैक कलर. सो फॉर माइग्रेन वी कैन अप्लाई ऑन 2 vertical lines together. Yeah, you can apply 2 or 3 vertical lines also, but the more specific you are, the better it is and the more effective it is. जितने आप फिर हम वही बात करेंगे कि एक पाइपलाइन में पानी जा रहा है और उसको आपने कहीं से दबा दिया है, पूरे बॉडी में पानी जा रहा है या एनर्जी फ्लो कर रही है और बॉडी के किसी पार्ट को आपने दबा दिया है, तो जहां आपने प्रेशर दिया है वहां एनर्जी का फ्लो का फोर्स बढ़ जाता है. उस पाइपलाइन में अगर आप एक जगह से दबा देते हैं तो जो एनर्जी का फोर्स है वो बढ़ जाएगा उस एरिया में. तो जितनी जगहों से आप दबाएंगे उतने जगहों पे बढ़ जाएगा, सो दैट फोर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ. बट अगर उस पाइपलाइन में अगर आप एक ही जगह से दबाते हैं तो जस्ट एक ही जगह पे सबसे ज्यादा प्रेशर जाएगा, सप्लाई जाएगी, कुछ ब्लॉक होगा तो वो जल्दी खोलेगा, राइट. सो द लेसर द प्रेशर लाइक पॉइंट्स, द मोर इफेक्टिव इट इज. फर्स्ट इट इज. सो फॉर माइग्रेन स्पेसिफिकली एक वर्टिकल या 2 वर्टिकल पे लगाते हैं, अगर 4 वर्टिकल्स पे एक साथ लगा रहे हैं और एक पे लगा रहे हैं तो एक विल बी मोर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रादर देन पुटिंग ऑन 2 or 3 मेरिडियंस. ओके. और मैम एरिया अगर ज्यादा हो पेन का तो? या सो डेफिनेटली एरिया ज्यादा है तो ज्यादा कवर करते हैं रीजन्स, और उसी के लिए रीजनल वर्टिकल मेरिडियंस बनी हुई है. यू कैन कवर 2-3 मेरिडियंस एट अ स्ट्रेच, स्पेशली क्रॉनिक कंडीशंस में जहाँ के अल्सरेशंस और ये एरियाज बढ़ जाते हैं आपके. बट उसमें भी फोकस एक ही जगह से स्टार्ट होता है, एंड सो अल्टीमेटली ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इनिशियली और एट अ लेटर स्टेज आपके पास धीरे धीरे, अगर फॉर एग्जांपल 1, 4, 5, 8 इन्वॉल्व है तो धीरे धीरे आप देखेंगे आफ्टर ट्रीटमेंट 8 और 1 खत्म हो रहा है, या धीरे धीरे द फोकस कम्स मोर क्लोजर टू फॉर एग्जांपल 4 which was the origin of the problem. So you have to focus basically where the origin is, and you can work specifically on that, or slowly with the treatment, if you are covering the whole area, slowly the area reduces and you can reduce your area of treatment. So the more lesser you use, the more effective, more force of energy is there. And for skin disease as well, we'll do it like same? Yeah, for skin also you can do. Skin is predominantly finger number 1. So finger 1 vertical is a general treatment. Okay. Hello, ma'am. Yes. One more question.
ऑन काफ मसल लेटरल साइज जलन नहीं हो रही है, मगर एक हॉटनेस फील है, मतलब ऐसे लगता है जैसे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कुछ गर्म कुछ जा रहा है। तो ये क्या दर्शाता है? आप बताएं क्या दर्शा रहा है? काफ मसल में नीचे से ऊपर, ऊपर से वायु। नीचे कुछ जा रहा है और गर्म लग रहा है। व्हाट एनर्जी इट इज? गर्म लग रहा है, हॉट एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? वायु। वायु है, ओके। जा रहा है ऊपर नीचे, राइट, और गर्म लग रहा है। यस यस। व्हाट एनर्जी? कौन सी एनर्जी? गर्म लगना है एनर्जी। अग्नि, हीट। यस। तो इन दोनों में आपको रिमार्केट करना है, अगर कर पा रहे हैं, कि कौन सा सिम्टम ज्यादा तंग कर रहा है, मूवमेंट या हीट। अगर प्रीडोमिनेंट कौन सी ज्यादा है उस पर आप मेकआउट कर पा रहे हैं। अगर मूव कर रहा है इधर उधर, वो आपको ज्यादा तंग करता है, उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट ज्यादा है, तो आप पैर की उंगली लीजिए और उस पर 2 वर्टिकल पे आप मेथी स्ट्रिप लगा दीजिए। ओके। और अगर अग्नि ज्यादा उसकी तंग कर रही है तो आप 3 वर्टिकल पे उसकी ओके। मेथी स्ट्रिप लगा दीजिए। बट बोथ अगर इक्विवेलेंट तंग कर रहे हैं अगर तो? आप नहीं डिमार्केट कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप दोनों पे ही लगाएंगे, बट फोकस करेंगे हम लोग एक पर। दोनों हाँ, पे लगाएंगे। इवन ओके यू कैन ओके। चेक द पेन ऑन थैंक 2 यू। and 3 वर्टिकल। और वर्टिकल हमारा ओरिजिन है अपर जॉइंट से, तो अपर जॉइंट के पॉइंट पर आप चेक कर लीजिए 2 नंबर पे या 3 नंबर पे कौन सा ज्यादा पेनफुल है। अगर पेशेंट आपके पास है और आप उसे कर सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू। डिस्टेंटली यू कैन जस्ट गाइड देम। सो थैंक यू। 12 बज रहा है, हम लोग ऑलमोस्ट सेशन एंड करेंगे। सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट संडे टॉपिक्स, एंड आपके कुछ सजेशंस हो तो डेफिनेटली भेज सकते हैं ग्रुप्स में। एंड शाम 5 बजे तक आपका ग्रुप ओपन रहेगा, अदरवाइज वी विल जस्ट क्लोज डाउन। क्लास का टाइम थोड़ा सा बढ़ाया जाए। नहीं बढ़ा, नहीं बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। लेट पीपल एंजॉय देयर संडेज, एंड वी विल जस्ट हैव हाफ एन आवर डिस्कशन, और उतना बहुत है हम लोग के लिए यहाँ पर। आई नीड ऑल्सो प्रिपरेशन टाइम। और हम लोग कोर्सेज की बात कर रहे थे, तो वी सून स्टार्ट अ कोर्स, शॉर्ट कोर्स ऑन आयुर्वेदिक करेस्पॉन्डेंस सिस्टम। इसके आधार पर कैसे आप डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और डिफरेंट मोडालिटीज से आप उपचार कर सकते हैं। इस छोटे से कोर्स को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। वंस अ मंथ एक शॉर्ट कोर्स हम लोग करेंगे, ऑलमोस्ट लास्ट संडे को। उसके डिटेल्स आपको ग्रुप्स में भेज दिए जाएंगे। सो जिनको भी ज्वाइन करना है, दे कैन स्टार्ट ज्वाइनिंग फॉर द कोर्स एंड एनरोल कर सकते हैं उसके लिए। सो शॉर्ट कोर्सेज होंगे, उसके डिटेल्स आपको भेज दिए जाएंगे। बाकी ये संडे फ्री सेशंस आपके चलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। वी एंड नाउ। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। आपको देखिए